वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे एकदम और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो भाई मेरे बातें के अनुसार जैसे मैंने स्ट्रेटजी शेयर करी थी तो उसमें भी बोला था मैंने कि मैं GK/GS की PYQ की और PYQ की जो क्लास लेके आने वाला हूँ। तो उसमें भाई आज हम PYQ का सेक्शन फर्स्ट करने वाले हैं। 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट SSC GD की जो हुई थी उसके सारे 20 क्वेश्चन GK/GS के लेके आया हूँ भाई। आपके लिए एक एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से निकाला भाई और हाथ से टाइप किया भाई। तो भाई यार सपोर्ट करो प्लीज़ चैनल को यार, और लाइक नहीं करते हो आप वीडियो। तो भाई आप पूरी वीडियो एंड तक देखना भाई। मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। 20 क्वेश्चन में से आप ये समझ लो आपकी शिफ्ट में ना 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें से पक्के फंस जाएंगे। तो आगे बात करते हैं भाई, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो ये बताना है आपको। ए ऑप्शन 1880 है, बी ऑप्शन 1882, सी ऑप्शन 1887 एंड डी ऑप्शन है 1872। तो बताइए आंसर बताइए इसका। तो भाई आपको मैंने टाइम दे दिया इसमें 5 सेकंड का। अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर 1572 है। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी भाई साहब। हाँ, और उसके बाद में फिर क्या है, लॉर्ड मेयो के बाद में रपन के काल में हुई थी दूसरी जनगणना 1881 में। तो ये समकालीन जनगणना थी पहली। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत में अरेबिका कॉफ़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है। तो ये भी 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ये सारे भाई GK/GS के। तो आप PYQ को एकदम ऐसे चाट जाइए एकदम, तो आपका भला हो जाएगा एकदम। मैंने PYQ करे थे सारे, तो मेरे भी 20 में से 17 बने भाई। आप स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियाँ खालिस्तान हैं क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती हैं। अब आपको बताना है कि राजस्व प्राप्तियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, कि पूंजी प्राप्तियाँ हैं, गैर प्रतिदेय हैं, या फिर मजबूत करने योग्य हैं, या फिर प्रतिदेय हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। तो सारे दोस्तों ने देख लिया होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है गैर प्रतिदेय, क्योंकि ये क्या है, सरकार पर दावा नहीं ठोकती हैं, तो ये गैर प्रतिदेय होती हैं राजस्व प्राप्तियाँ जितनी भी होती हैं। तो उसके बाद में बात कर लेते हैं भाई, ये सेकंड क्वेश्चन छूट गया, सॉरी भाई। तो ये सेकंड क्वेश्चन करा देते हैं, भारत में अरेबिका कॉफ़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है। तो ये कहाँ पे उगाई जाती है बताइए, आप बताइए। तो भाई इसका सही आंसर है कर्नाटक में उगाई जाती है भाई ये। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 2017-18 में किस राज्य ने जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। कौन सी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर रहा है भाई साहब। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 मतलब 2023 में पूछ लिया, बताओ इसने कि 2017-18 में ये किसने जीती थी ट्रॉफी। अब आप बताना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब। सो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1958 में डावर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय के साथ में ये पहले एशियाई व्यक्ति भी थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो ऑप्शन है ए मिहिर सेन, या फिर अजीत पटेल, या फिर खसावा यादव, या फिर रामनाथन कृष्ण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यानी कि पहले भारतीय जो थे वो थे मिहिर सेन, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या 1958 में डावर से कैलिस तक, जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है, बेसिकली क्या है कि ये एक पानी वाली जगह है, जैसे आप पानी का बड़ा समुद्र समझ सकते हो, ऐसी एक जगह है डावर से कैलिस तक, यानी कि इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। तो इसको सबसे पहले पार किया था जो भारतीय थे वो मिहिर सेन थे। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ, मॉस और मर्केशिया। मॉस और मर्केशिया किसके अंतर्गत आते हैं। तो भाई साहब अब ए ऑप्शन है टेरिडोफाइटस, बी ऑप्शन है अनावृत बीजी, सी ऑप्शन है शैवाल एंड डी ऑप्शन है ब्रायोफाइटस। अब आपको मैं टाइम दे देता हूँ 10 सेकंड का, आप सोच लीजिए एक बार। सो दोस्तों ये पूछ रहा है बेसिकली दो जीवों की प्रजाति है, कोई इनमें से जो इससे संबंध रखती है, ये दो एक ही प्रजाति के जीव हैं। तो उसके बारे में जानना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे, कौन सी प्रजाति के जीव है। तो मैं आपको बेसिकली बता दूँ, ये ब्रायोफाइटस प्रजाति के कौन जीव है, ब्रायोफाइटस, इसलिए इसमें बी ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य भाई साहब आपसे कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि थी, या फिर जीवन स्तर में सुधार था, या फिर बुनियादी ढांचे में सुधार था, या फिर गरीबी उन्मूलन था। तो बेसिकली सबसे पहले तो इसका कार्यकाल जान लेते हैं, कब से कब तक रही 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना रही आपकी 1985 से 1990 तक, यानी कि 1985 से 1990 तक आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना रही। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि लाना और आपको रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन इसमें नहीं था, वो दूसरी में था। तो रोजगार के स्तर में वृद्धि और खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि लाई जाए, तो ये इसका उद्देश्य हो गया भाई साहब। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करती है। मतलब ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो देश की जलवायु को, हमारी को प्रभावित कर रही है। तो बताइए, भूमध्य रेखा है, या फिर मकर रेखा है, या फिर कर्क रेखा है, या फिर अंटार्कटिक सर्कल है। तो इसमें से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए भाई। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्क रेखा। उसके बाद में नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए कर्क रेखा वह रेखा है जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश का जो है जलवायु बदलती है, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है। और कर्क रेखा अकॉर्डिंग आपको पता है जैसे जैसे दूरी की अपनी ओर होगी, जैसे 30.5 डिग्री नॉर्थ साइड है, या फिर ऐसे घूमती घूमती, तो इसका क्या जलवायु परिवर्तन इसकी पृथ्वी के घूमने की वजह से देखने को मिलता है। तो अगस्त 2022 तक उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। तो ये भाई साहब उस टाइम पे SSGD की शिफ्ट में करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो आंसर बताऊंगा इसका। तो आप सोच लीजिए, ए ऑप्शन है रोहित शेट्टी, बी ऑप्शन है अक्षय कुमार, सी ऑप्शन है ऋषभ पंत, एंड डी ऑप्शन है दिनेश कार्तिक। तो इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभ पंत, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। सो ये आ गया आपका 11वां क्वेश्चन। तो स्टैटिक जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन, नवीन पटनायक का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो ओडिसी, बंगाली, छऊ, या फिर जागोई। तो ओडिसी तो बेसिकली ओडिसी की है, बंगाली बंगाल की, छऊ होगी आपकी, ये 3 राज्यों में होती है, जैसे बिहार में होती है और झारखंड में होती है, आपकी असम में होती है, और ये आपकी ओडिशा में भी होती है। तो आपको बेसिकली इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नवीन पटनायक का संबंध छऊ नृत्य शैली से है। छऊ नृत्य शैली जो है वो आपकी बिहार में, झारखंड में और ये आपके उड़ीसा में पाई जाती है। जागोई नृत्य शैली कहाँ की, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई नृत्य शैली कहाँ की है। ये भी सेम शिफ्ट में पूछा गया, देख लो स्टैटिक के एक साथ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जागोई नृत्य शैली आपको बतानी कहाँ की है, ये मणिपुर की है, बिहार की है, या फिर पश्चिम बंगाल की, या फिर असम की है। तो जागोई नृत्य शैली का संबंध सीधे तौर पे मणिपुर से है। तो जो जातीय जनसंख्यक लोग होते हैं, जातीय में बहुसंख्यक लोग हैं मणिपुर के, वो इसको मेड़ते लोग होते हैं, वो इसको जागोई नृत्य शैली बोलते हैं। इसी का अन्य नाम क्या है, लाई हरोबा भी है। लाई हरोबा नृत्य यहाँ का मणिपुर का, ये भी आप याद रख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। हाँ जी भाई साहब, इसको बताइए, मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो इसका पहला ऑप्शन है 389, या फिर 452, या फिर 251। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के द्वारा लड़ा गया था। बेसिकली आपको पता ही होगा, ये कई बार मैंने कई शिफ्ट में क्वेश्चन देखा है, तो इसको आप रट जाइएगा बिल्कुल। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था भाई साहब, दशरथ ने, कुणाल ने, या फिर बिंदुसार ने, या फिर अशोक ने। तो ये युद्ध लड़ा गया था, बेसिकली सभी को पता होगा, अशोक के द्वारा लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कलिंग कहाँ पे पड़ता है, कलिंग की राजधानी, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी कहाँ पे। तो कलिंग की राजधानी है तोशली। क्या है कलिंग की राजधानी भाई साहब, तोशली। आप ये याद रख लेना, एकदम मोहर लगा लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कलिंग की राजधानी होगी तोशली, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं
इससे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, 1 मिनट भाई। तो 15वां आपका क्वेश्चन बनता है, आपातकाल के दौरान, यानी कि आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद, मतलब कौन से अधिकार हैं जो आपके निलंबित नहीं किए जा सकते। आपातकाल के दौरान किन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका ये ऑप्शन है, अनुच्छेद 17-18 में जो अधिकार दिए गए हैं वो, या फिर 20-21 में, या फिर 23-24 में, या फिर 15-16 में। तो आपको राइट आंसर इसमें कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि आपातकाल कब लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगता है, आपातकाल लगता है। तो आपातकाल के दौरान क्या निलंबित नहीं होते हैं हमारे जो अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो होते हैं, जिनमें हमारे किसकी जीवन जीने की स्वतंत्रता है, निजता की स्वतंत्रता है 20-21 में। इसमें ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जीवन की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 20-21 में दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से एक तार वाला वाद्य यंत्र है, कौन सा है भाई साहब बताइए। एक तार वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है। जंतर है, ए ऑप्शन बोंगल, बी ऑप्शन हारमोनियम, सी ऑप्शन तबला, डी ऑप्शन। तो बताइए, बेसिकली एक तार वाला होता है ये वाद्य यंत्र होता है। ये कई शिफ्ट में पूछा गया है SSGD में, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है एक तरीके से। तो इसका राइट आंसर है जंतर। उसके बाद में 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रह्म सभा की स्थापना, अच्छा ब्रह्म सभा की स्थापना कब की गई थी। इसमें तो ये पूछा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ कि ब्रह्म सभा की स्थापना या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। तो बेसिकली ये करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। ये कहाँ के थे, बंगाली थे भैया, राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। अच्छा, आपको बताना है कब करी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या उल्लिखित है, मतलब इनमें से आपको बताना है कौन सा जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। क्या प्रधानमंत्री का पद है, या फिर राज्यपाल का, या फिर राष्ट्रपति का, या फिर राज्यपाल का। तो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। उसके बाद में 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णिमा बनर्जी, अच्छा भाई साहब, पूर्णिमा बनर्जी का संबंध किस खेल से, और ये मेडल भी लगा चुके हैं, गोल्ड मेडल लगा चुके हैं ये ओलंपिक में। तो आपको बताना है ये इनका संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम शिफ्ट के क्वेश्चन है, उसी के 10 तारीख जनवरी के 2023 के जो पूछे गए थे SSGD में। तो आप बताइए, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको 5 क्वेश्चन तो इसमें से आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। आप डेली मेरी क्लास कीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन तो बेसिकली इन्हीं में से रख के दिखा दूंगा आपको मैं। अगर उससे ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको लूसेंट वगैरह का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। जो मैंने पूरा सिलेबस आपको एक बार बता दिया है उसको आप अच्छे से कर जाइएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में 20वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी MC मैरी कॉम की पुस्तक का नाम क्या है। तो MC मैरी कॉम की पुस्तक का नाम क्या है भाई साहब बताइए। प्लेइंग इट माई वे है, ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ है, या फिर ए शॉर्ट एट हिस्ट्री है, या फिर आपका अनब्रेकेबल। बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनब्रेकेबल। MC मैरी कॉम जो भारतीय मुक्केबाज हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल इनकी पुस्तक का नाम क्यों रखा है इन्होंने, क्योंकि ये क्या है अपनी प्रेगनेंसी में थी, उसके दौरान भी ये ओलंपिक के लिए खेल के आई थी, इसलिए इनकी पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल, जो कभी ना टूट सके, कभी ना बिखरे। तो भाई साहब 19वें क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। पूर्णिमा बनर्जी का जो संबंध है वो दौड़ से है। तो 400 मीटर की स्प्रिंटर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल लगाया था सबसे पहले अपने देश के लिए। तो पूर्णिमा बनर्जी का संबंध है रनिंग से, 400 मीटर की स्प्रिंटर है। तो दोस्तों आगे की क्लास कल से रेगुलर रहेगी। आपको कल 10 तारीख की दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट का एक ही में मैं ला के दे दूँगा दोनों के क्वेश्चन। तो कल थोड़ी सी बड़ी क्लास हो सकती है। आप शुरू से एक बार एंड तक क्लास देखा कीजिए, जिससे क्या है आपके सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। 2 बार आप क्वेश्चन को देखिए, मेरे साथ रिवाइज कीजिए, आपको यही याद हो जाएगा एकदम, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जिससे आप इनको एक बार रिवाइज मार सकते हैं। सो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे आने वाली हर अपडेट के लिए।